गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की एसएसटी की क्लास में बच्चों हम आपका पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 मानव संसाधन। देखो, इससे पहले जो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं पार्ट 1 और 2 ही किया होगा शायद हमने ज्योग्राफी में। तो इसके जो बीच के चैप्टर है बच्चों हम नेक्स्ट टर्म में हम करेंगे। इस टर्म में हम पार्ट 7 करेंगे और हमने सिविक्स का कुछ चैप्टर हमने कुछ किए हैं, कवर किए हैं, और उसके बाद हिस्ट्री का एक दो चैप्टर हिस्ट्री का लेंगे इस टर्म में। उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी में आपके सिर्फ 2 चैप्टर फर्स्ट वाले और एक 7 ये वाला, ये 3 ही चैप्टर आएंगे। अगर करवाऊंगी तो एक और हो सका तो एक और, वो भी 6 वाला, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो बढ़ते अपने चैप्टर की तरफ। मानव संसाधन। देखो, मानव संसाधन कहते हैं किसको? मानव अपने आप में पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है बच्चों। यह मानव ही है जो अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल से इसमें संसाधनों के सभी संसाधनों का जो है प्रयोग करता है। कौन करता है? मानव करता है। प्राचीन समय में अधिकांश कार्य क्या होते थे? हाथों से किए जाते थे। तो किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती थी ना, आर्थिक जो अर्थव्यवस्था या विकास जो है वो किस पर डिपेंड करता था? जब हाथों से काम करेंगे तो इंसानों पर डिपेंड करेगा कि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतने ही ज्यादा उसी देश का उतना ही ज्यादा विकास होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश या विज्ञान और तकनीकी का विकास होता गया वैसे वैसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस आने लगी लोगों के कौशल, बुद्धिमत्ता और तकनीक की। ठीक है, तो अब वो कारण जो ये था ना कि जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा रहेगी वहां का आर्थिक विकास ज्यादा होगा, उसको लोग भूलने लग गए। अब किस पर ज्यादा जोर आने लगा? बुद्धिमत्ता, तकनीकी और उनके कौशल और विकास पर। ठीक है, काम करने की क्षमता अब किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने की एक कारण बन गया था। तो मानव संसाधन की जो संरचना है बच्चों वो आयु, लिंग, साक्षरता, भाषा, व्यवसाय, धर्म, जातीयता आदि पर निर्धारण किए जाता है। क्या किया जाता है? किसकी संरचना की जाती है? मानव संसाधन की जो संरचना है वो किसी भी स्थान के मध्य की जो आयु है, अनुपात है, आयु में जो अनुपात है वो लिंग, साक्षरता, भाषा, व्यवसाय, धर्म, जाति आदि ये सारे मानव संसाधन का निर्माण करने में सक्रिय है। बच्चों, जनसंख्या की जो संरचना है उससे हमें ये ज्ञात होता है कि वहां पे रहने वाले स्त्री पुरुष कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, और उनकी आयु वर्ग क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, वो काम क्या करते हैं, ये व्यवसाय क्या है उनका। ये सारी बातें किसी भी स्थान की जनसंख्या को काउंट करने जब करते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। अब बच्चों, जनसंख्या के 3 महत्वपूर्ण अवयव हैं, जैसे लिंगानुपात, आयु वर्ग संरचना और साक्षरता का स्तर माने जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिंग अनुपात। लिंग अनुपात किसे कहते हैं? देखो, लिंग अनुपात से तात्पर्य है कि प्रति 1000 पुरुषों पर, मतलब 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को हम लिंग अनुपात कहते हैं। अब है नेक्स्ट है हमारा आयु वर्ग संरचना। आयु वर्ग संरचना हमें देखो 3 आधार पर हमारी जो आयु है उसको कैटेगरी को 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया है हमारी एज को। कैसे? एक तो 0 से 14 वर्ष तक, 0 से 14 वर्ष, और दूसरा है 15 से 64 वर्ष, और तीसरा है 65 वर्ष और उससे ज्यादा। देखो, एक तो 0 से 14 वर्ष और एक 65 वर्ष, दोनों ही आश्रित जनसंख्या है बच्चों। आश्रित का मतलब दूसरों पर निर्भर है। और कौन से वर्ग पर निर्भर है? 14 से 64 वर्ष की, 15 से 64 वर्ष की आयु के वर्ष के जो लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड है कौन? 14 वर्ष तक के बच्चे और 65 साल या उससे ऊपर तक के जो मनुष्य हैं, बुजुर्ग हैं, वो किस पर निर्भर है? 15 से 64 वर्ष की आयु के लोगों पर निर्भर है। अब देखो, कमाने वाला 3 पार्ट में डिवाइड किया, 0 से 14, 15 से 64 और 65 से या 65 से ऊपर। अब कमाने वाला जो है तबका है वो कितना हुआ? 1% हुआ ना, और जो उनके ऊपर आश्रित है खाने वाले हैं वो 2% हुआ। तो बच्चों, जो पहला और तीसरा वर्ग है वो दूसरों पर निर्भर रहता है और कार्य न करने वाला होता है। इन्हें बच्चों हम आश्रित जनसंख्या भी कहते हैं। देखो, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग के बीच में आता है जो सक्रिय तथा कार्य करने वाला होता है। अब है दूसरा 65 वर्ष या इससे ज्यादा आयु के जनसंख्या वाले। वो यह दर्शाता है कि यहाँ पर वृद्ध लोगों की जनसंख्या ज्यादा है,
जिनके लिए चिकित्सा संबंधी सुविधा भी सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरा है हमारा 0 से 14 वर्ष। ये यह दर्शाता है, इससे यह पता चलता है कि इस स्थान की जन्म दर अधिक है। क्या है? जो बर्थ रेट है वो ज्यादा है और वह यहाँ की जनसंख्या युवा वर्ग से अधिक है। क्या है? युवा वर्ग से अधिक यहाँ की जनसंख्या, क्योंकि जो जन्म दर है वो सबसे ज्यादा है तो बच्चे सबसे ज्यादा होंगे। लेकिन जो कमाने वाला है वो 15 से 64 वर्ष है तो वो उसमें कमी आएगी। अगर जनसंख्या बर्थ रेट ज्यादा होगी तो कमाने वालों की संख्या में कमी आएगी। अब है नेक्स्ट हमारा साक्षरता। देखो साक्षरता से तात्पर्य यह है बच्चों कि एक या एक से अधिक जनसंख्या को पढ़ने, लिखने और समझने की योग्यता जो रखते हैं उनको हम साक्षर की कैटेगरी में लाते हैं। जो ओनली पढ़ सकते हैं और लिख नहीं सकते उनको हम साक्षर नहीं कहेंगे, उनको हम निरक्षर कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनसंख्या वितरण। देखो जनसंख्या को वितरण कर, जो जनसंख्या का विभाजन है उसको कुछ जो कारक है वो प्रभावित करते हैं, जैसे भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में क्या आएगा? आपको खनिजों की उपलब्धता आएगी, भूमि की उर्वरता आएगी, प्राकृतिक संसाधन आएंगे और जल की उपलब्धता। मतलब अगर किसी भी स्थान पे कोई रहता है तो वहां की आकृति, भू आकृतियां उसको आकर्षित करती है रहने के लिए। वहां की जलवायु निर्भर करती है, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी और जल की उपलब्धता, ये सारे कारक है बच्चों। अगर किसी स्थान पे जनसंख्या ज्यादा है तो ये सारे कारक उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जहां पे जमीन अच्छी होगी, मतलब देखो उपजाऊ भूमि होगी, वहां पे ज्यादा लोग रहेंगे। जहां पे काम धंधे, जो तकनीकी विकास है वो ज्यादा होगा, वहां पे भी लोग ज्यादा रहेंगे। जल की उपलब्धता, मान लो अब आप राजस्थान में चले जाओ, वहां पे जनसंख्या कम है। क्यों कम है? वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है पानी की और गर्मी सबसे ज्यादा है, मरुस्थल है। और दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग क्यों रहते हैं? यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, है ना। सारी सुविधाएं मिलने के कारण यहाँ पे काम भी है, यहाँ पे सुविधाएं भी है, पानी भी है, जमीन भी है, तो हर चीज यहाँ पे है। इसलिए रेगिस्तान की बजाय दिल्ली में लोग जो है वो ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तो भौगोलिक कारक आपका यही है कि अगर जहाँ की भू आकृतियां, जलवायु लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, वहां पे जनसंख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। बच्चों भौगोलिक कारकों के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक कारक भी जनसंख्या के बढ़ने और घटने पे निर्भर करते हैं। देखो बच्चों, सामाजिक और आर्थिक कारक में विकास सबसे महत्वपूर्ण है। जहाँ की जिस जगह का विकास सबसे ज्यादा होगा वहां पे लोग सबसे ज्यादा रहना पसंद करेंगे। सेम ऐसे शहरीकरण में नगरीय सुविधाएं, जहाँ पे शहरी और नगरीय सुविधाएं मतलब बिजली, पानी की व्यवस्था अच्छे से होगी और काम अच्छे से मिलेगा, तो वो लोग शहरी जो क्षेत्र है वो ग्रामीण लोगों को अपनी तरफ खींचता है। जैसे आप भी कहीं से आकर के यहाँ पे रह रहे हो, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो जहाँ पे सारी सुविधाएं और यहाँ पे आपको पढ़ाई का, रहने का, बिजली, पानी, हर चीज की सुविधा है, तो जहाँ पे ये सुविधाएं प्राप्त होंगी वहां पे लोग सबसे ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट हमारा अनुकूल सरकारी नीतियां। जहाँ पे आप रह रहे हो वहां पे अगर सरकार करों में छूट देगी, जहाँ जिस स्थान पे अगर आपको मान लो कोई घर लेना है और आपको एक घर मिल रहा है 10 लाख रुपए का, और एक घर में आपको मतलब थोड़े छोटे किस्तों पे भरना पड़ रहा है और उसमें भी आपके जो टैक्स है वो आपका गवर्नमेंट फ्री कर रही है, तो आप 10 लाख वाले घर में जाओगे या फिर जहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट में पैसे देने हैं और कर भी वहां पे फ्री हो रहा है, टैक्स फ्री हो रहा है, तो वो उस जगह पे लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों स्थानिक जनसंख्या घनत्व। देखो विश्व की कुल जनसंख्या का जो 90% भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है। सबसे अधिक जनसंख्या बच्चों एशिया और यूरोप क्षेत्र में निवास करती है। विश्व को प्रमुख 3 वर्गों में बांटा है, तो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, एक मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र और एक अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र। जो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र है बच्चों वो जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो उर्वर नदी घाटियों में स्थित है, वहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। जैसे अनेक और उनके लिए क्या है, अनेक अनुकूल परिस्थितियां उनके समान हो। सेम वही अगर रहने की जगह अच्छी होगी, परिस्थितियां अच्छी होंगी और आपका
जो वहाँ का व्यवसाय है वो अच्छा होगा, वहाँ का विकास हो रहा होगा। एक तो आपको कच्ची कॉलोनियों में रहने को बोले जाए, और एक आपको प्रॉपर अच्छे से शहर में रहने को बोला जाए जहाँ पे पूरी सुविधाएं हैं। तो आप पूरी सुविधाओं वालों में थोड़ा सा ज़्यादा पैसे दे सकते हो, लेकिन एक जहाँ पे पानी की, बिजली की कोई सुविधा नहीं है, वहाँ आप रहना पसंद नहीं करोगे। जहाँ की जलवायु मनुष्य के अनुकूल होगी और भूमि उपजाऊ होगी, वहाँ पर लोग सबसे ज्यादा रहेंगे। तो जैसे जो चीन का विशाल भाग है, जापान है, कोरिया है, यहाँ पर लोग सबसे अधिक जनसंख्या में निवास करते हैं। उसके बाद है अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र। अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र में बच्चों मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र है, जो किसी देश अथवा महाद्वीप में कोई सख्त क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे मतलब इनका कोई एक अच्छे से ये नहीं बताया गया कि यहाँ पे कितनी जनसंख्या रहती है और यहाँ पे कितने मतलब किसी जगह पे ज्यादा हो गया, कहीं पे कम हो गया, कहीं पे बिल्कुल ही नहीं हुआ, फिर थोड़ा ज्यादा। यहाँ का क्षेत्र जो है वो सीमित नहीं किया हुआ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है, यहाँ पे कम है या यहाँ पे मीडियम है। तो बच्चों कुछ ऐसे हैं, जैसे नील नदी के जो डेल्टा क्षेत्र है, मोरक्को के भूमध्य सागर के जो तटीय क्षेत्र है, वहां पे लोग निवास करते हैं। तो जो कुछ है बच्चों, एक है नेक्स्ट है आपका अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र, जहाँ पे इन क्षेत्रों में मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, वहां पे जनसंख्या कम निवास करेगी। जैसे एक तो सबसे ठंडा प्रदेश है अंटार्कटिका, और सबसे गर्म प्रदेश है अफ्रीका के सहारा। यहाँ पे बच्चों जनसंख्या सबसे कम निवास करेगी। अब भारत में जनसंख्या का घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों भारत में 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या का घनत्व था। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 325 व्यक्ति रहते हैं, ये है, ठीक है। और भारत में जो सबसे अल्प मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है बच्चों अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र है दिल्ली और चंडीगढ़। किसी भी देश की जनसंख्या में कमी आना या वृद्धि होना के अनेक कारण होते हैं, जैसे महामारी फैलना। जैसे अभी महामारी फैली हुई है, किसी देश में ज्यादा है, किसी में कम है, ठीक है। जहाँ पे ज्यादा है तो वहाँ ज्यादा लोग मर रहे हैं, और जहाँ पे कम है वहाँ पे कम लोग मर रहे हैं। परवजन होता है, भूकंप या बाढ़ जैसी आपदाएं होती है। जहाँ पर ये प्राकृतिक आपदाएं सबसे ज्यादा होंगी वहां पे जनसंख्या कम होगी, और जहाँ पर ये प्राकृतिक आपदाएं कम होंगी वहां जनसंख्या ज्यादा होगी। बच्चों जन्म दर और मृत्यु दर के मध्य जो भिन्नता होती है उसको प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर। अब जन्म दर और मृत्यु दर क्या होता है? जन्म दर में प्रति व्यक्ति प्रति 1000 व्यक्ति पर जन्म प्रति वर्ष, देखो 1000 व्यक्तियों पर प्रति वर्ष जन्म लेने वाले शिशुओं को की जो संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1000 व्यक्ति पर प्रति वर्ष जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। और उसके विपरीत प्रति 1000 व्यक्ति पर प्रति वर्ष मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। 2001 में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ को पार कर चुकी थी, जिसमें से 40% जो जनसंख्या है वो एशिया, 13% अफ्रीका और 12% जो जनसंख्या है वो यूरोप तथा शेष अन्य निवासों में स्थानों में निवास करती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि, देखो प्रत्येक वर्ष भारत की जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो जाती है जो लगभग ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के बराबर है। यदि अमेरिका, कनाडा, रूस, ब्राजील तथा ऑस्ट्रेलिया की टोटल जनसंख्या को काउंट किया जाए तो भी भारत की जो जनसंख्या है वो उनसे अधिक होगी। भारत की जो आधी जनसंख्या है वो केवल 5 राज्यों में रहती है, और बाकी 50% बाकी 24 राज्यों में, जो 24 राज्य रह गए उनमें, और जो 50% जनसंख्या है केवल 5 राज्यों में निवास करती है। कौन कौन से हैं वो राज्य? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चों जनसंख्या का जो केवल छठा भाग है, जनसंख्या का लगभग छठा भाग केवल और केवल यूपी में रहता है, उत्तर प्रदेश में रहता है। दिल्ली की जो जनसंख्या है बच्चों वो भी शेष सभी जो केंद्र शासित प्रदेश है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है आपके,
सबकी जनसंख्या को मिला करके और 2 अन्य राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इनको भी मिला करके जनसंख्या की योग से अधिक है। मतलब सभी केंद्र शासित प्रदेश मिला लिए जाए और अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की जनसंख्या भी मिला ली जाए तो उन सबकी जनसंख्या से भी ज्यादा जनसंख्या किसकी है? दिल्ली की है। तो भारत में जो प्राकृतिक वृद्धि दर है उसका एक चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लोगे, ठीक है। और आपको क्या करना है बच्चों, जो आपका एक इसमें पेज नंबर 72 पे एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें वैश्विक स्तर पर जनसंख्या का जो भाग है वो बताया गया कि एशिया में कितने % रहती है, अफ्रीका में कितने % रहते हैं, यूरोप में कितने % है और ओशिनिया में कितने % है। तो बच्चों इस चार्ट को आपने अपनी कॉपी में बना लेना है, ठीक है। और इसके सेम वैसे ही क्वेश्चन आंसर आपने निकाल लेने हैं, प्रत्येक पेज से 10-10 क्वेश्चन आंसर निकाल लोगे और इसके बुक वर्क भी फिल करने हैं आपने। बुक वर्क फिल करने के बाद बच्चों आपने क्या करना है, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो भी आपने अपनी कॉपी में कर लेने हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।